इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आज हम टॉपिक ले रहे हैं सेल्फ इंडक्शन। सो समझते हैं कि सेल्फ इंडक्शन होता क्या है। एज द नेम इट सेल्फ सिग्निफाइज, सेल्फ इंडक्शन मीन्स इंड्यूस्ड ऑन इट सेल्फ, यानी ये प्रॉपर्टी है कॉइल की जिसके अंदर कॉइल के अंदर ही एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। और वो किस वजह से डेवलप होगा? बिकॉज ऑफ द ग्रोथ और डिके ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी इसके अंदर अगर कोई करंट चेंज करता है, ग्रो करता है या फॉल करता है, उस वजह से, उस वेरिएशन ऑफ करंट की वजह से कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक जो है वो चेंज होगा। और क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो एक इंड्यूस ईएमएफ भी डेवलप होगा जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, या कभी कभी हम इसे बैक ईएमएफ भी बोल देते हैं। तो ये ईएमएफ किस नेचर का है? ये आने वाले करंट को, ग्रोइंग करंट को भी अपोज करेगा, और अगर करंट फॉल कर रहा है तो ये उस फॉलिंग करंट को भी अपोज करेगा। तो यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं दिस इज़ द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में करंट ग्रो करे तो ये उसे भी अपोज करे, और अगर करंट फॉल करे तो ये उसे भी अपोज करे, और इसे हम कहते हैं, इस फिनोमेना को कहते हैं हम सेल्फ इंडक्शन। सो आप डिफाइन कर सकते हैं इट इज़ द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल when a changing current passes through it, या it is the property of the coil by virtue of which it opposes the growth or decay of the current flowing through it। तो ये वो प्रॉपर्टी है जो ग्रोथ और डिके को, करंट के ग्रोथ एंड डिके को अपोज करती है। तो अगर यहाँ मैंने दो डायग्राम बनाए हैं तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमने एक एक्सटर्नल सोर्स लगाया प्लस हमने की लगाया। सो इफ़ आई एम गोइंग टू क्लोज दिस की, तो करंट जो है सर्किट में फ्लो करना शुरू करेगा, यानी करंट ग्रो करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर एक इंड्यूस्ड करंट डेवलप होना चाहिए अक्रॉस दीज कॉइल्स, और उस करंट की डायरेक्शन जो है इस गिवन करंट की डायरेक्शन से अपोजिट होनी चाहिए, क्योंकि इस करंट को क्या करना है, इस वाले इनकमिंग करंट को, ग्रोइंग करंट को अपोज करना है। सेम यहाँ पर अगर हम की ओपन करते हैं तो करंट सर्किट के अंदर कम होना शुरू होगा। जब सर्किट में कम करंट होना शुरू होगा तो फिर क्या होगा कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कम होने वाले करंट को ये वापस इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगी। तो पहले करंट था इस नेचर का जो ग्रोथ को अपोज कर रहा था, और दूसरा करंट जबकि ओपन हुई तो करंट था उस नेचर का जो आपके फॉलिंग करंट को, एक्चुअली इनिशियली डायरेक्शन ऑफ करंट तो यही रहेगी ना हमारी तब भी, लेकिन तब इसने सपोर्ट किया। सपोर्ट क्यों किया? क्योंकि एक्चुअल करंट डिक्रीज़ कर रहा था, तो ये उसे इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ करंट जो था, इंड्यूस्ड करंट की बात हो रही है, ये इंड्यूस्ड आई। तो ये इंड्यूस्ड आई है और ये गिवन आई है, यानी सर्किट का अपना खुद का करंट है जो बैटरी से उसे मिला है। तो बैटरी जो करंट दे रही है, अगर उसे सपोर्ट मिल रहा है तो वो तब मिल रहा है जब आपने की ओपन किया, और अगर बैटरी से करंट मिल रहा है, आ रहा है, और उसे अपोजिशन मिल रहा है तो कब मिल रहा है? जब सर्किट आपने क्लोज किया। अब इसे समझें तो यहाँ मैंने लूप्स की फॉर्म में कंडक्टर को शो कर दिया है, कॉइल को शो कर दिया है। तो क्या होगा, पहले एक कॉइल में करंट गई तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड्स आएंगी, सिर्फ इसके अराउंड आएंगी, फिर दो के अराउंड आएंगी। तो हर बार क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जा रही हैं। ये बढ़ती हुई फील्ड लाइंस एक फ्लक्स चेंज क्रिएट कर रही हैं और इसकी वजह से बैक ईएमएफ आ रहा है। अब इसे हम डिफाइन करें तो फ्लक्स का फॉर्मूला इज़ प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी जितना ज़्यादा आप करंट बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, या इसके यहाँ वेरी करेगा। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं यू विल गेट अ कांस्टेंट विच इज़ एल आई। एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और एल यहाँ पर क्या है, एल को कहते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस। इट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, और बहुत बार तो हम इसे सिंपली इंडक्टेंस ही कह देते हैं। तो तीनों वो डेफिनेशंस इसके लिए वैलिड हैं। तो सेल्फ इंडक्शन क्या है, इंडक्टेंस क्या है? इट इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। दोनों टर्म्स में बहुत डिफरेंस है। डेफिनेशन पूछी जाती है पेपर में, एक बार क्वेश्चन यही आया था कि डिफाइन सेल्फ इंडक्शन, लेकिन बच्चों ने स्टेटमेंट दिया इंडक्टेंस का। कई बार ऐसा होता है कि पूछा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस और बच्चे दे जाते हैं स्टेटमेंट किसका, इंडक्शन का। इंडक्शन एक प्रॉपर्टी है, फिनोमेना है। इंडक्टेंस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो दोनों का डिफरेंस है, और यहाँ से हम इसे डिफाइन भी कर सकते हैं। सेल्फ इंडक्शन को, सेल्फ इंडक्टेंस को हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कैसे, इफ़ योर करंट इज़ 1 एम्पियर देन योर फ्लक्स इज़ इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस। सो यू मे सिंपली से दैट सेल्फ इंडक्टेंस न्यूमेरिकली, अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें,
So you may define self-inductance as a flux for the unit current flowing through it. So here I have written the definition. L is the magnetic flux linked with the coil when the unit current flows through it. ये न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है अगर हम मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. सेम यहाँ से हम अब EMF भी निकाल सकते हैं. तो अगर आप EMF निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है d∅/dt एंड व्हेन यू विल प्लेस दिस वैल्यू ऑफ phi हेयर यू विल गेट -L/di/dt. और अगेन यहाँ हम दूसरी स्टेटमेंट दे सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, और वो क्या होगी, इफ़ यू हैव di/dt इज इक्वल टू 1, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है वो आपका अगर यूनिटी हो गया, देन योर EMF इज इक्वल टू ओनली सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ भी इसे हम डिफाइन कर सकते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड EMF सेटअप इन द कॉइल ड्यू टू द यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू इट. So I have written this statement again. It is the induced EMF set up in the coil due to a rate of change of current through it. Unit rate of change of current through it. अब हम बात करते हैं unit of this in self inductance. Self inductance की unit की बात करते हैं तो unit होती है हेनरी. हेनरी इसकी यूनिट है और यहाँ हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हेनरी को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं. तो अगर आप 1 हेनरी यानी सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट 1 हेनरी को डिफ़ाइन करना चाहते हैं, देन फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन राइट E/di/dt. ये हम लिख सकते हैं. और अगर आपके पास EMF 1 हो जाए, इंड्यूस्ड EMF 1 हो एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी आपका यूनिटी हो जाए, देन यू मे से दैट इट इज़ 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर पर सेकेंड. अगर ये सिचुएशन हो जाए देन यू विल गेट द इंडक्टेंस एज 1 हेनरी. सो यही स्टेटमेंट है इसका. इट इज़ डिफाइंड एज द यूनिट इंड्यूस्ड EMF, रेशियो ऑफ द यूनिट इंड्यूस्ड EMF पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. Or we may say that if an induced EMF of 1 volt is set up for a unit rate of change of current, then the inductance is 1 Henry. So दोनों statements हैं, मैं इसकी statement भी लिखती हूँ. So I have written the statement. 1 Henry is the self inductance of coil if 1 volt of the induced EMF is set up for the unit रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. तो लैंग्वेज कुछ भी हो, मैथमेटिकली अगर आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर देते हैं, तो आपको मार्क्स पूरे मिलते हैं. चलिए अब बात करते हैं आगे. हम सेल्फ इंडक्शन को एक्सपेरिमेंटली भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. सो यहाँ मैंने एक सर्किट कंसिडर किया जिसमें एक बैटरी और रियोस्टेट कनेक्ट किए हैं और बैटरी के साथ सीरीज़ में आपने एक कॉइल लगा दी है. कॉइल के पैरेलल में हमने एक बल्ब को सेट प्लेस किया है और एक की भी प्रोवाइडेड है सर्किट को क्लोज एंड ओपन करने के लिए. तो जब हम इस सर्किट को ओपन करते हैं तो वी विल नोटिस कि बल्ब की जो ब्राइटनेस है फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो इंक्रीज़ करती है एंड देन बल्ब विल गो ऑफ. सो उससे पहले वो जो लास्ट मोमेंट पे की ओपन करने पर बल्ब सीधा बंद होने की बजाय ब्राइटनेस पहले बढ़ा और फिर बंद हुआ. तो ये क्यों हुआ? इसका रीज़न ये है कि जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर आप एक कॉइल लेते हो और उसमें की को आपने बैटरी सोर्स से तो कनेक्ट किया, साथ में आपने की को क्लोज़ कर दिया. तो जब आपने की को क्लोज़ किया है तो EMF जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा गिवन करंट की. लेकिन जब आप की ओपन करते हो तो ये उसी डायरेक्शन में EMF इंड्यूस होगा जिस डायरेक्शन में आपका करंट था. यानी कि डिक्रीज़ होने वाले करंट को इसने क्या करना, कोशिश करनी है इसको बढ़ाने की. तो यहाँ भी यही हुआ है कि जब आपने की ओपन किया तो एकदम से सर्किट के अंदर यानी कॉइल के अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फ्लक्स था वो एकदम वैनिश हो गया. अब इतना डिफरेंस आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स में, बहुत लार्ज अमाउंट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया है जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ इंड्यूस EMF भी जनरेट हो गया. सो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट भी जनरेट हो गई. लेकिन सर्किट में करंट क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है, घट रहा है. और अब इस करंट का नेचर कैसा होना चाहिए, जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट डेवलप हुआ है उसका नेचर कैसा होना चाहिए कि जो घटते हुए करंट को सपोर्ट करे. तो ये करंट उसी डायरेक्शन में हो जाएगा जिस डायरेक्शन में सर्किट का करंट था, यानी इसी डायरेक्शन में करंट हो जाएगा, जिसकी वजह से बल्ब फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ग्लो करेगा
ब्राइट ग्लो करेगा, पहले वाली ब्राइटनेस से ज़्यादा ब्राइटनेस होगी फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। एंड अब क्योंकि सर्किट तो ऑफ हो चुका है, तो जितनी देर तक वो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्विक वेरिएशन आता है, जितनी देर में वो मोमेंटरली इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, उतनी ही देर के लिए बल्ब ब्राइटनेस शो करेगा एंड देन इट विल बी ऑफ। सो ये एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन है कि उस बैक ईएमएफ ने एक्चुअली बल्ब को ज़्यादा ब्राइटली ग्लो कराया फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। अब बात करते हैं हम सेल्फ इंडक्शन फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए। तो ये एक डेरिवेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछी गई है। सो हम यहाँ एक सोलेनॉइड कंसिडर कर रहे हैं। सोलेनॉइड की बात हो रही है, लॉन्ग सोलेनॉइड की, उसकी लेंथ हमने कंसिडर कर ली, उसका रेडियस हमने कंसिडर कर लिया, और लेट अस जस्ट अज्यूम कि उसके क्रॉस कोई बैटरी सोर्स भी हमने लगाया था, की भी लगाया था। नाउ लेट अस कंसीडर द नंबर ऑफ टर्न्स जो थी कॉइल में, नंबर ऑफ टर्न्स वो थे n क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होती है, क्योंकि यहाँ लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड बात करें तो दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको यहाँ पर n लिखते हैं, तो दिस इज पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है। अगर आप टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की बात करोगे तो देन इट विल बी कैपिटल N। तो राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N। सो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड हम सोलेनॉइड की पहले निकाल चुके हैं, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई फॉर दी लॉन्ग सोलेनॉइड, जिसकी लेंथ हमें पता है, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स हमें पता है, बट वी वांट टू फाइंड आउट द फ्लक्स। सो फ्लक्स हो गया, फ्लक्स का फॉर्मूला बाई फाई जिसको हम बोलते थे, दैट इज बी डॉट ए, एंड अब बी आपके पास है म्यू नॉट एन आई इंटू ए। अगर आप चाहें तो एरिया डिफाइन कर सकते हैं, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, जो कि एक सर्कुलर लूप के लिए, क्योंकि हम सोलेनॉइड ले रहे हैं तो ये सर्कुलर कॉइल के लिए लिख देते हैं। फॉर ईच टर्न एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ऑल्दो मैं इसे एक्सप्रेशन में नहीं यूज़ करने वाली हूँ। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये एक टर्न के लिए निकला है, यहाँ मैंने नंबर ऑफ टर्न्स जो आई हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए आई है, लेकिन फ्लक्स के लिए नहीं। फॉर टोटल फ्लक्स फॉर लेंथ L, तो टोटल फ्लक्स हमें अगर लेंथ L का निकालना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करते हैं। वी विल गेट फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए इंटू n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन हमें तो पूरी लेंथ का फ्लक्स चाहिए, तो वी विल मल्टीप्लाई बाय L ऑल्सो। सो नाउ यू हैव दिस रिलेशन। अब अगर हम यहाँ से फ्लक्स डिफाइन कर दें, सो इट इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर आई ए एल। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, लेकिन हमने अभी सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन किया एंड उसके कॉन्सेप्ट के मुताबिक फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई। ये भी हमारा रिलेशनशिप है, इसको कहते हैं 2। सो कंपेयर करते हैं दोनों, क्योंकि दोनों ही फ्लक्स हैं, दोनों ही सेम होने चाहिए। सो एल आई शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल, and both side cancel out this I, you are left with L is equal to mu naught n square AL। या फिर आप अगर चाहें तो इसे कैपिटल N यानी नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन मैं अगर इसे कैपिटल N के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूँ तो N क्या होता है, कैपिटल N बाई L। सो हम यहाँ चेंज कर देते हैं, दैट इज़ म्यू नॉट इंटू N, सॉरी कैपिटल N लेते हैं, कैपिटल N स्क्वायर बाय एल ए इंटू एल। ये भी स्क्वायर होगा तो एक कैंसिल हो जाता है, एंड यू आर लेफ्ट विद म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। सो ये हमारा फॉर्मूला आ गया फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। ये हमने एक्सप्रेशन निकाला है फॉर एयर परमेबिलिटी, यानी कि हम कह रहे थे कि वैक्यूम था, बीच में कुछ भी प्लेस नहीं था, कोई कोर नहीं थी, लेकिन अगर आप कोई मटेरियल लेते हो जिसके अराउंड आप ये सोलेनॉइड रैप कर दें तो फिर आपको रिलेटिव परमेबिलिटी लेना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं इंडक्टेंस फॉर मटेरियल। अगर मटेरियल हो तो फिर आपका सेल्फ इंडक्टेंस रिलेटिव परमेबिलिटी से आप मल्टीप्लाई करें एन स्क्वायर ए बाई एल। इन केस इफ़ यू आर रैपिंग द वायर किसी कोर के ऊपर, यानी किसी मटेरियल से बनी हुई कोर के ऊपर, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर अगर आप रैप कर देते हैं तो फिर आपको उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहीं इसी एक्सप्रेशन से हमारे पास वो फैक्टर्स निकल रहे हैं जिनके ऊपर सेल्फ इंडक्शन डिपेंड करती है, और वो हैं परमिएबिलिटी, रिलेटिव मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, यानी ये कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया पर, इन सभी फैक्टर्स पे सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करती है।
So I have written the factors on which the self-inductance depends. L inversely directly proportional to number of turns, area and permeability of the material, core material, and inversely related to the length of the solenoid. Now हम देखते हैं कुछ numericals. Now this is exercise question 6.15 from NCERT और क्वेश्चन कहता है एन एयर कोड सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, वो मैंने यहाँ लिखा है जिसको कन्वर्ट कर दिया इन मीटर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर था तो विच आई हैव कन्वर्टेड इनटू 10⁻⁴ मीटर. एंड नंबर ऑफ टर्न्स वो भी गिवन था हमें. कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर. द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ इन अ ब्रीफ टाइम ऑफ 10⁻⁻3. यानी जो चेंज इन टाइम था, जितने टाइम में आपने स्विच ऑफ करके करंट को ज़ीरो कर दिया, वो टाइम इंटरवल भी हमें दिया हुआ है 10⁻³ सेकेंड. और फाइनल करंट जो है वो ज़ीरो है तो यहाँ चेंज ऑफ करंट भी हमारे पास आ जाता है 0 - 2.5. सो ये हमारे पास वेरिएशन यानी चेंज ऑफ करंट भी हमारे पास है. एंड दे आर आस्किंग हाउ मच इज़ द एवरेज बैक EMF. सो बैक EMF का हमारे पास रिलेशन था -L di/dt. As they are talking about air cooled solenoid, so आपके पास L का फॉर्मूला आता है μ0 n² A/L. ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अभी हमने डेरिवेशन इसी पर बेस्ड किया था. सो उसी को हम यहाँ पे बैक टू द इक्वेशन पुट कर दें तो माइनस μ0, ये माइनस की वैल्यू जो है करंट की वैल्यू भी हमें यहाँ पुट करनी है विच इज़ माइनस एंड माइनस विल बी पॉजिटिव. सो वेदर यू कंसिडर, अभी राइट नाउ आई एम पुटिंग बट देन लेटर ऑन यू मे लीव इट. सो μ0 का वैल्यू पुट करते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷. देन 500 नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास हो गई n² जिसको मैंने बोल दिया इनटू एरिया आपके पास आ चुका है दैट इज़ 25 इंटू 10⁻⁴. एंड देन ये 2.5 तो यहाँ 25 है. देन एरिया के बाद हमारे पास अब है di/dt. di इज इक्वल टू -2.5 एंड dt हमें दिया है, डिनोमिनेटर में लिखेंगे 10⁻³ और लेंथ भी हमें चाहिए, लेंथ इज़ 0.30. ये सभी वैल्यूज़ आप कैलकुलेट करते हैं, यू विल गेट अ फाइनल आंसर ऑफ 6.542 वोल्ट्स. सो ये हमारा EMF आ जाता है. अगले कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में व्हेन वी विल बी एबल टू कवर अप द म्यूचुअल इंडक्शन ऑल्सो. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.